नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। विकास का हाईवे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर उत्तराखंड की वादियों में आज एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। जहां एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पूरी भव्यता के साथ मौजूद है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत की प्रगति भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा कई मायनों में खास है। चाहे बात हो अत्याधुनिक कनेक्टिविटी की, पर्यटन को बढ़ावा देने की, या फिर पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके विकास की नई मिसाल पेश करने की। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे जैसे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ दूरियां कम कर रहे हैं, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच एक नया संतुलन भी स्थापित कर रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां प्रधानमंत्री के इस दौरे से विकास को कैसे मिलेगी नई रफ्तार और पहाड़ों की अर्थव्यवस्था को कैसे नई ताकत मिलेगी, आपको बताएंगे। मैं हूं जमेश, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया अजय। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि इसमें है कई सारी खूबियां। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का जो पूरा सफर है, जो करीब 5 से 6 घंटे का था, वो अब मात्र 2.5 घंटे का हो जाएगा, जिससे जो लोग यात्रा करेंगे उनके समय की भी बचत होगी और साथ ही फ्यूल की भी बचत होगी। और सिर्फ बचत नहीं, बल्कि इसके जरिए वाइल्ड लाइफ के साथ किस तरीके संतुलन भी बिठाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ और खासियत है इसकी, वो आपको बताएंगे। साथ ही निर्माण में कितनी लागत आई है, वो भी आपको बताएंगे। और दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तकनीक और रफ्तार की एक ऐसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट हाईवे सिस्टम की एक बेहतरीन मिसाल भी है। आने वाले समय में इसे नए भारत की नई तस्वीर के रूप में देखा जाएगा। जंगल, पहाड़ और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा वाला ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून का इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। यानी आर्थिक नजरिए से ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होने वाला है, क्योंकि इसका जो व्यापक असर है वो बहुत जबरदस्त है। पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दिल्ली देहरादून कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार और निवेश में तेजी आएगी, और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे युवाओं के लिए। तो ये न सिर्फ देश की राजधानी को उत्तराखंड की राजधानी के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि एक बड़ा व्यापक असर, पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आपको बताएं कि व्यापक असर इससे क्या कुछ होगा। व्यापार और निवेश में तेजी आएगी, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए आप उत्तराखंड का सफर करेंगे, सहारनपुर में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा जो बनाया गया है उसकी आज शुरुआत होनी है। स्थानीय रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और अब पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपको बताएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट का व्यापक असर। और कनेक्टिविटी बहुत दिन से कही जा रही थी कि भाई दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो है, तो लेकिन अभी उसको इतना स्मूथ नहीं कहा जा सकता। और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और अब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। और क्या कुछ बड़ी हाइलाइट्स हैं इस प्रोजेक्ट की, इसके लिए अब सीधे चलते हैं हमारी जो सहयोगी कृतिका है। कृतिका आपको बताएंगी क्या किस इस प्रोजेक्ट की बड़ी हाइलाइट्स हैं। कृतिका। बिल्कुल अजय, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, और पश्चिमी यूपी से होते हुए उत्तराखंड तक का ये सफर तय करता है। जिसमें अगर खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें देहरादून आर्थिक गलियारा इसमें शामिल है, सहारनपुर से दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा। और अब जो 6 घंटे जिस सफर में अभी तक हम देखें तो जब भी हमें दिल्ली से देहरादून तक का सफर तय करना होता था तो 5 से 6 घंटे लगते थे बाय रोड, और अब ये सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट अपनाया गया। और इसके साथ ही दिल्ली देहरादून की जो दूरी है वो मात्र 2.5 घंटे की रह जाएगी। 213 किलोमीटर का ये मेगा कॉरिडोर बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का तो सफर होगा ही, और इस प्रोजेक्ट की जो लागत आई है वो है 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना
जिसमें 1-2 लेन नहीं बल्कि 6 लेन वाला ये एक्सेस कंट्रोल्ड गलियारा है। इसके साथ ही जब आप दिल्ली से लेकर के देहरादून तक का सफर तय करेंगे तो इस दौरान आपको रास्ते में 10 इंटरचेंज भी मिलेंगे और साथ ही 3 रेलवे ओवरब्रिज भी मिलेंगे, तो और साथ ही 4 प्रमुख पुल और 12 जन सुविधाएं, यानी कि बीच में वॉशरूम की भी सुविधा इसमें दी गई है। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली के तहत इसका इस्तेमाल होगा। तो सीधे तौर पर ये इसकी तमाम हाईलाइट्स, इसकी जो खूबियां हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे खास बात यह है कि जहां हम बात विकास की करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वन्य जीव को किस तरीके से बचाया जा रहा है उसका भी एक जीता जागता उदाहरण इस एक्सप्रेसवे के जरिए हमें नजर आए, क्योंकि इसकी कई सारी फोटोज भी हमारे सामने आ चुकी, कई सारी वीडियोस भी इससे जुड़ी हुई सामने आई है। और इसके साथ ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे सफर तो कम होगा ही, और साथ ही इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक बार वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। सर किस तरह देखते हैं इस कॉरिडोर को? मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विज़न, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास वो करते हैं उसको लोकार्पित भी वही करते हैं। और उसी श्रेणी में आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि दिल्ली में अक्षरधाम से प्रारंभ होकर के देहरादून तक का कॉरिडोर है, इसमें दिल्ली वालों के लिए, पूर्वी दिल्ली वालों के लिए, सबके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहले दिल्ली से देहरादून जाने में 5 घंटे लगा करते थे, अब केवल 2-2.25 घंटे में इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून से इसको लोकार्पित कर रहे हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी वहीं हैं। हम दिल्ली से, हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी, हम सभी सांसद और दिल्ली के मंत्री यहाँ पर कार्यक्रम में लाइव प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ दिल्ली वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात इसलिए है कि जो हमारा रश का पार्ट अक्षरधाम से लेकर के खजूरी होते हुए करावल नगर तक रहता था, क्योंकि अब ऐसा बहुत सा ट्रैफिक है जो ऊपर से करावल नगर तक जा पाएगा इस कॉरिडोर के माध्यम से, और नीचे का ट्रैफिक कम होगा। अभी हुआ भी है, जब हमने ट्रायल किया है तो उस ट्रायल के दौरान भी हमने ये पाया है। तो मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थे आपके मल्होत्रा जो बता रहे थे किस तरह से दिल्ली की सड़कों से भी अब ट्रैफिक जाम से निजात मिल पाएगी। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस प्रोजेक्ट में अपने आप में कई सारी खासियत है, लेकिन इसमें एक खासियत ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में वाइल्ड लाइफ के साथ संतुलन बिठाया गया पूरी तरह से, जिससे कि आम लोगों को भी, जो लोग सफर कर रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, और जो जंगली जानवर है उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो भी आराम से घूम फिर सकें। अब ऐसे में अगर हम देखें तो एक नजर इस पर भी डाल लेते, क्योंकि 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया, जिसकी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें अभी हाल ही में सामने भी आई थी, और एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर में इसे शामिल है। और इसके साथ ही इसमें 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में से एक है। इसके अलावा इसमें 8 पशु मार्ग और साथ ही 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास भी इसमें शामिल है। साथ ही दात काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी इसमें बनाई गई है। तो सीधे तौर पर वन्य जीव का भी खास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है, और इसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको भी दिखा रहे हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हाथी है इसमें, और इसमें साथ ही मोर वहां पर नजर आ रहे हैं, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस दौरान नजर आई है जहां से ये कॉरिडोर गुजर रहा है। 12 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर के नीचे पूरा जंगल में जिस तरीके से जानवरों की अगर हम बात करें तो वो भी आराम से घूम फिर रहे हैं। तो विकास की भी बात हो रही है, इसके साथ ही वन्य जीव के बीच में संतुलन भी बिठाया गया है। और चलिए वापस रुक करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अजय का। धन्यवाद कृतिका। और जिस तरह से आपने बताया कि ये जो दिल्ली देहरादून का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो न केवल 2 राजधानियों को जोड़ता है, बल्कि आसपास की जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। और देहरादून में जो दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से इसको बनाया गया, और इसकी पूरा कॉन्सेप्ट शुरुआत से शुरू करके और कंप्लीट इसको प्रोजेक्ट तक लेकर के जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे जनता के लिए बड़ी सौगात बताया है, और उत्तराखंड स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। वहीं जो हमारे राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी अन्य कार्यों के लिए जो लोग आते हैं हरिद्वार, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में, ऋषिकेश, मसूरी, उन सभी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम 7 घंटे में, 6 घंटे में हम अपना सफ़र तय करते थे, अब वो हमारे लिए मिनिमम 2.5 घंटे का सफ़र हो गया है। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। फ़ायदा ही होने जा रहा है, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग पहले इतना टाइम लगता था, एक दिन पूरा ख़राब होता था, अब तो 2-2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली जा सकते हैं, वो सेम डे वापस भी आ सकते हैं। और बाकी उन्होंने गरीबों के लिए इतनी सुविधाएं करी हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए हम विशेष उनकी दीर्घायु करें, आरोग्यता के लिए माँ जगतजननी जगदम्बे भवानी, त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन दीर्घायु हो, आरोग्यवान हो और जिस तरह से आज उन्होंने भारतवर्ष को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इसी प्रकार से वो ऊंचाई तक भारतवर्ष को पहुँचाए। और जिस तरह से हम ये लगातार आपको बता रहे हैं कि विकास का जो हाईवे है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 राज्यों को, खासतौर पर 3 क्षेत्रों को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का ये दिन बहुत ही खास है और प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये दौरा भी बहुत खास है, क्योंकि आपको न सिर्फ विकास की एक नई तस्वीर दिखाई देगी, एक नए भारत की नई तस्वीर दिखाई देगी, बल्कि आपको एक इंजीनियरिंग का भी एक नया मार्वल आता हुआ दिखाई देगा। इस लिहाज से क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर वन्य जीवों के साथ, संरक्षण के साथ आपको एक इंजीनियरिंग का इतना बेहतरीन नमूना दिखाई देता है। और हमारे साथ खास मेहमान होंगे डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर बिलाल हबीब, वैज्ञानिक हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनकी एक स्टडी भी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के भी सामने आई है, रोशन लाल गौर होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या कुछ असर पड़ेगा इन तीनों ही राज्यों की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर ये बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे कॉरिडोर की ये खूबसूरत तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रफ्तार का क्रांति पथ इसके जरिए नजर आ रहा है। और नए भारत की ये हाईटेक तस्वीर इस कॉरिडोर के जरिए नजर आती है। डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर बिलाल हबीब, जो कि वैज्ञानिक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और रोशन लाल गौर साहब भी, आपका भी शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अश्विनी महाजन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। इस बात को देखते हुए कि बहुत दिनों से ये मांग की जा रही थी कि भाई दिल्ली की कनेक्टिविटी देहरादून के साथ क्यों नहीं है, राजधानियों को तो कम से कम कनेक्ट होना चाहिए इस देश की। ये प्रोजेक्ट भले ही थोड़ी सी देर हुई, लेकिन अब हम सभी के सामने है, और आज का दिन मेरे ख्याल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, तीनों ही राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में अजय जी ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। खास इसलिए कि एक तो इसमें समय कम हो जाता है, दूरी जो है वो कम हो जाती है समय के लिहाज से। दूसरा, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम जान रहे हैं कि चूँकि उत्तराखंड में तमाम प्रकार के विकास होने के बावजूद भी वहाँ से जनसंख्या का पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है, और उस पलायन को रोकने के लिए वहाँ पर रोजगार के अवसर, वहाँ पर उद्योग, वहाँ पर कृषि, उनको भी विकसित करने की आवश्यकता है, और उसके लिए बाजार की आवश्यकता होती है। दिल्ली और देहरादून के बीच में इस प्रकार से जो नया संपर्क स्थापित हुआ है और जिससे दूरी कम हुई है, इससे उस विकास को भी लाभ होगा। दूसरा, ये खासियत इस बात की मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत ही उम्दा तरीके से इस प्रोजेक्ट को लाए गए हैं। उसमें वन्य जीवों का भी खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है और सड़क बनती है, तो भी ऐसे में वन्य जीवों का ध्यान रखते हुए एक लंबा जो स्पेल है जहाँ पर हम वन्य जीवों के लिए खुला छोड़ रहे हैं। आपने हाथियों का जिक्र किया, आपने भी मोरों का जिक्र किया।
ये वास्तव में हमारी जो उत्तराखंड की जो एक प्राकृतिक संपदा है उसका भी ध्यान रखना ये भी ज़रूरी था। तो कुल मिलाकर के अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो विकसित देश हैं, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में बहुत बड़ा अंतर ये रहता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। और इस दौरान हमारे देश में केवल यही देहरादून एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल मिलाकर के पूरे देश भर में सड़कों का, पुलों का, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेल का, मेट्रो का जिस प्रकार से जाल बिछ गया है, तो अब भारत और अमेरिका हो या दूसरे विकसित देश हों, मैं तो देखता हूँ कि जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत में है उतना बड़े बड़े विकसित देशों में भी उस प्रकार का नहीं है। तो वास्तव में हम एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2047 तक बनना ही है, ये तो संकल्प लिया ही हुआ है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे करके हमें उस रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो 2047 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने में हर एक वर्ग की अपनी अहम भूमिका है और कहीं ना कहीं जब सड़कों का पूरा जाल पूरे देश भर में बिछेगा तो इसकी भी एक अलग भूमिका निकलकर सामने आएगी। हमारे साथ में और भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिलाल हबीब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वैज्ञानिक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। डॉक्टर बिलाल हबीब, अगर सीधे तौर पर देखें तो आप किस तरीके से इस कॉरिडोर को देखते हैं, क्योंकि इसमें विकास भी है और साथ ही वन्य जीव का संरक्षण भी? बिल्कुल, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है दिल्ली और देहरादून के बीच में, ये खाली इकोनॉमिक्स नहीं है, ये खाली दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए नहीं है, ये हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए दुनिया में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप उसको आज लेके चलेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है हमारे देश में। तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल सामने लाता है कि हमारे देश में जो विकास हो रहा है आज की डेट में, ये विकास खाली आदमियों के लिए, खाली लोगों के लिए नहीं हो रहा है, ये विकास हम देश की प्रगति और हम देश की जो हमारी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए है। हम इस प्रोजेक्ट से करीबन पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यूसली है, जब ये डिज़ाइन किया गया है, जब ये कॉरिडोर, उस टाइम से हम हुए हैं कि कितने बड़े वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर बनाने हैं, और उसके बाद हम इन स्ट्रक्चर्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या इनको यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में करीबन 18 स्पीशीज, जिनमें हाथी से लेके तेंदुआ है, जो इन स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमारे दूसरे साइड, शिवालिक के साइड हमारे हिमाचल, कलेसर की तरफ से हरियाणा की तरफ तक जो जंगल एक कटा हुआ था पिछले करीबन 40-50 साल से, आज वो जंगल पूरा कनेक्ट हो चुका है। तो आप उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट आज के दिन में हो रही है, वो डेवलपमेंट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ को लेके हो रही है। वो ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिससे हम अपनी प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, वो एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें हम सब चीज़ों को लेके कर रहे हैं, और हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर नीचे से, ये एक ऐसे एग्जाम्पल है, ऊपर से हाई स्पीड गाड़ी जाएगी और नीचे से हमारे जानवर क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। रोशना गौर जी, थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जो पूरी जो सामाजिक परिदृश्य है तीनों ही राज्यों का, वो किस तरह से प्रभावित होगा, उत्तराखंड में जो विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। एक थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आप समझा पाएँ इस पूरे प्रोजेक्ट का, इन जहाँ से भी ये गुजर रहा है, तो इस कार्यक्रम को हम और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी, और दिल्ली में उस क्षेत्र से जहाँ बहुत ही कंजेशन होता था, चाहे वो शकरपुर का इलाका हो, करावल नगर का हो, और ये लोनी होते हुए जाता था, जहाँ की अक्सर जाम लगा रहता था और लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। वहाँ से ये निकलेगा, फिर ये बागपत होते हुए सहारनपुर जाएगा, फिर देहरादून की तरफ। तो सहारनपुर का जो लकड़ी का नक्काशी का जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और जो मुजफ्फरनगर का कागज़ उद्योग है, तो यहाँ अभी लोगों को आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रैफिक जाम और थोड़ा जो सड़कों का जो संकरापन था उसके कारण होती थी। देहरादून से अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे नॉर्मली। और जब हमारे मुख्यमंत्री जब सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करते थे और नितिन गडकरी जी से बात करते थे कि हमको एक एयरपोर्ट चाहिए, बड़ा चाहिए, तो गडकरी जी बार बार कहते थे कि अभी ये सड़क बन जाएगी 2-2.5 घंटे में, तो एयरपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हम साक्षात होते हुए देख रहे हैं कि अब दिल्ली से देहरादून अगर 2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, तो आप सोचिए कि देहरादून के आसपास का जो पहाड़ी इलाकों से सामान आता है, जो कृषि उपज है, उसको दिल्ली लाने में या आसपास लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो अभी अश्विनी जी ने बात कही कि पलायन का जो एक दंश रहता है पहाड़ों में,
तो वो भी अगर वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो पलायन भी रुकेगा। तो तीनों राज्यों, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को, तीनों को इसका बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इससे आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, जो सामाजिक संतुलन भी मुझे लगता है कि बनेगा, और जो आर्थिक कॉरिडोर बढ़ेगा। और जो अभी वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, हम अक्सर सुनते थे कि जो राजाजी नेशनल पार्क का जो कॉरिडोर है उसमें अक्सर हाथी जो ट्रेन से या बसों से या जो वहाँ गाड़ी जाती थी उनसे टकरा जाते हैं या उनका कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इससे 12 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हाथियों का या जो जानवरों का वो आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल है हमारे देश के लिए कि एक्सप्रेस वे किस तरह से बनाया जाए, उसमें सारी सुविधाएं हो और सबका ध्यान रखा जाए, इंसानों का भी, जानवरों का भी, और गाड़ियों का, और आर्थिक और सामाजिक सबका। ठीक है, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ लगातार बने उनके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को एक और बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब उत्तराखंड का दौरा करेंगे तो मां डाट काली मंदिर के दर्शन करने भी वो जाएंगे। और ये मंदिर देहरादून सहारनपुर राजमार्ग पर स्थित एक प्राचीन सिद्धपीठ है। ये मंदिर देवी काली को समर्पित है और यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर नवरात्र और शनिवार के दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये डाट काली मंदिर काफ़ी अत्यंत शक्तिशाली सिद्धपीठ माना जाता है और माता सती के जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 9 शक्तिपीठ हैं उनमें एक है। माता सती के शरीर का एक खंड यहाँ पर गिरा था। 220 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है और ब्रिटिश काल में ये निर्माण किया गया इस मंदिर का। कई सारी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और अक्सर जब भी कोई नया वाहन खरीदता है तो यहाँ पर ज़रूर अपनी सुरक्षा के लिहाज से पूजा और अर्चना के लिए ज़रूर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर पूजा पाठ करता है उसकी दुर्घटना की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट के जब जो राष्ट्र समर्पित करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये पूजा अर्चना करने के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। और बिल्कुल इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वन्य जीव जहां पर है वहां पर जब पहुंचेंगे और पूरा देखते हुए नजर आएंगे, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी है। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम विकास का हाईवे और दिल्ली देहरादून कॉरिडोर आज राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ एक्सप्रेसवे भी है और इसकी क्या कुछ खासियत है वो आपको लगातार बता रहे हैं कि एशिया के जो सबसे बड़े एक तरह से कहा जाए कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसका भी निर्माण किया गया। और हमारे साथ अश्विनी महाजन जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिलाल हबीब जो कि वैज्ञानिक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनके वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हबीब, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। ये अभी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जो स्टडी भी किया गया है NHI के साथ मिलकर के, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और साथ ही साथ कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जो वन्यजीव हैं उनको किसी खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। किस तरह से आपने क्या क्या स्टडीज़ की और कैसे वहाँ पर जो वन्यजीव हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं? ये बहुत अच्छा है कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जब इस हाईवे का आइडिया सामने आया तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से गुजर रहा था क्योंकि पुराना रास्ता भी उसी डायरेक्शन में था। तो सबसे पहले ये बात हुई क्या हम ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी पॉजिटिव है। तो और कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जानवर क्रॉस करते हैं, कितने ज्यादा जानवर क्रॉस करते हैं, कौन कौन सी प्रजाति के जानवर क्रॉस करते हैं। तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले पूरे इस रोड पे दोनों साइड ऑटोमेटिक कैमरा ट्रैप्स लगाई। तो वो कैमरा ट्रैप्स क्या करते हैं, जब भी कोई जानवर उनके सामने गुजरता है तो वो फोटो खींचते हैं। तो फिर हमने उसे ये पता कर दिया कि इस हाईवे पे
कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे जानवर क्रॉस करते हैं। तो उस बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर दिए हैं। उसके बाद जब ये बनना, कितना हाइट होना चाहिए और कितना स्पेन होना चाहिए, पिलर्स किस टाइप के होने चाहिए, ये सब डिस्कशन NHAI के साथ हुआ है। उसके बाद इसको डिजाइन पार्ट में लाया गया है और हम सब लोगों का ध्यान खाली नीचे की तरफ जा रहा है जहां से जानवर क्रॉस करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस हाईवे के ऊपर देखेंगे तो ये दुनिया की पहले ही ऐसी हाईवे है, पहला ऐसा मिटिगेशन स्ट्रक्चर है जिसमें कौन सी लाइट लगेगी उस पर भी ध्यान दिया गया है। अगर आप देखेंगे ऊपर, जो अगर आप एक नॉर्मल हाईवे पे जाएंगे तो आपको बड़े लंबे बिजली के खंभे दिखेंगे, मगर अगर आप इस हाईवे पे जाएंगे तो आपको छोटे छोटे बिजली के खंभे दिखेंगे। उनका कलर ब्लैक है, उन पे वार्म कलर की लाइट लगाई गई है। चूंकि ये एक जंगल से गुजरती है, जब आप जंगल के बीच में लाइट जलाएंगे तो बहुत सारे कीड़े आते हैं उस लाइट पे। जब कीड़े मकोड़े आते हैं लाइट पे तो बहुत सारे जो हमारे ऑवल है वो उनको खाने के लिए आते हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। हमने ये रिसर्च कर दिया है कि कौन सी ऐसी वेव लेंथ है लाइट की जिससे जो यहाँ के इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे तो बर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर बर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो जो बर्ड हिट होने का चांस है वो नहीं होगा। और उनका डिस्टेंस कितना होगा, उनका हाइट कितना होगा, और ये किस एंगल में होनी चाहिए। सो लाइट से लेके इस हाईवे पे लाइट कौन सा होगा, किस प्रकार आगे किस प्रकार का लाइट होगा, उन सब चीजों को ध्यान दिया गया है। और हमारे साथ NHAI का ये भी हुआ है कि हम बस खाली ऐसा नहीं कि हाईवे बन गया और हमने मॉनिटरिंग की, खत्म हो गया। हम इस हाईवे को आगे 5 सालों के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये हाईवे आने वाले दिनों में कैसे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे ये प्रमोट करता है। डॉक्टर हबीब, ये लाइट के साथ साथ शायद साउंड का भी ख्याल रखा गया कि जो आवाज है वो भी वन्य जीवों को एक तरह से डिस्टर्बेंस ना पहुंचाए। बिल्कुल, उस हाईवे में पूरे ये जो जितना भी अंडरपास वाइल्ड लाइफ के लिए है उसमें पूरा दोनों तरफ से साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं। ये साउंड बैरियर्स एक ऐसे बैरियर्स होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब जानवर, उद्देश्य ये है कि जब जानवर अगर दिन में नीचे से जाता है उसके ऊपर साउंड का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर जानवर रात में नीचे से जाएगा तो उस पर ना साउंड और ना लाइट का कोई इफेक्ट। तो बिल्कुल, जिससे कि सफर भी आसान हो सके और साथ ही जो वन्य जीव है उन्हें भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके लिए भी काफी सहूलियत रहे। हमारे साथ में डॉक्टर अश्विनी महाजन भी इस वक्त लगातार बने हुए। डॉक्टर अश्विनी, अगर सीधे तौर पर इस कॉरिडोर की हम बात करें तो दिल्ली से देहरादून का सफर का जो समय है वो तो कम होगा ही, इससे सीधे तौर पर जैसे कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड्स 2 दिन की छुट्टी होती है और चाहते हैं कि 2 दिन में वो कहीं घूम के आ जाए, तो सीधे तौर पर टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को भी गति मिलती हुई इसके जरिए कहीं ना कहीं नजर आती है। डॉक्टर अश्विनी, देखिए, पहले लोगों को देहरादून जाना होता था तो कम से कम 1 दिन जाने के लिए 1 दिन वापस आने के लिए इस प्रकार की, क्योंकि 6 घंटे का मतलब बीच में रुकना, ये सब पूरा 1 दिन लग जाता था। बिल्कुल। अभी आप प्रातःकाल शुरू करें और वहाँ नाश्ता वहाँ जा करके करें और 1-2 दिन रुक करके आराम से आ सके, इससे समय बचेगा। और खास तौर पर एक बात और भी है कि जैसे समय बचता है उसी प्रकार से टायरों की घिसावट, पेट्रोल, अगर ईवी में जा रहे हैं तो बैटरी का खर्च, ये सब इसके चीज़ से बचता है। और बड़ी बात यह है कि वहाँ जब पर्यटक ज़्यादा जाते हैं, देहरादून, मसूरी इत्यादि में, वहाँ पहले जो लोग जाते थे तो कैसे समय निकाल करके जाना पड़ता था। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी जा सकते हैं। एक वहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया कि वहाँ रोजगार के साधनों की आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार उत्तराखंड में और कुल मिलाकर के पहाड़ों में लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, वहाँ पर केवल वृद्ध रह रहे हैं। तो युवा वहाँ ज़्यादा बसें, क्योंकि रोजगार बनेगा तो युवा रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे में देश में एक प्रकार से रोजगार और जीडीपी बढ़ाने का, और एक बात और भी है कि पहाड़ों में खासतौर पर उत्तराखंड में इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि जैसे बांध बनाए जाएं, उससे बिजली पैदा हो। अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, सौर ऊर्जा आ गई है, तो ऐसे में दूसरे प्रकार के जो विकास के साधन हैं उनके रास्ते हम अपने नदियों के प्रवाह को ज़्यादा सुनिश्चित कर सकें, ये सारी चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में काफ़ी सेंसिटिव है।
अपने पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से आज जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक बहुत योजना से इसको बनाया गया है। वन्य जीवों को, वन्य जो हमारा प्राकृतिक है उसको बचाने के लिए जो प्रयास हुए हैं वास्तव में सराहनीय है। अश्विनी जी, आप चलते चलते, चूंकि आपको इस कार्यक्रम में हम धन्यवाद करने से पहले ये समझना चाहेंगे कि चूंकि एमएसएमई सेक्टर को लेकर के आप काफ़ी संजीदा हैं, स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनके निर्माणों को लेकर के काफ़ी आप लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके जरिए ये समझ पाएं कि जो छोटे और लघु उद्योग हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके साथ जितने भी जिले जुड़े हुए हैं वहाँ के जो छोटे उद्यम हैं उनके ऊपर कितना सकारात्मक असर आपको दिखाई देता है? देखिए, अभी बात आ रही थी कि 3 राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना लगातार चल रही है और बहुत सफल है जी। और मैं तो कहता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही क्यों हो, 2-3 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो धार्मिक पर्यटन है। अश्विनी जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त सहारनपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो वहां पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी के बीच पहुंच चुके हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान भी कर रहे थे कि सहारनपुर, जिसको लकड़ियों के काम के लिए बहुत जाना जाता है, और एमएसएमई सेक्टर पर बेहतरीन असर पड़ने की उम्मीद।
तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें सहारनपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, भव्य रोड शो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सहारनपुर, जहां पर जो एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर है उसका अवलोकन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेशपुर हेलीपैड, यहाँ से बिल्कुल पास में ही जहाँ पर प्रधानमंत्री उतरे, और गणेशपुर से ही इस एलिवेटेड हाई जो ग्रीन कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हुई है। और करीब करीब 20 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है, यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले जनता जनार्दन के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, एशिया का सबसे बड़े ग्रीन कॉरिडोर्स में से एक, जिसका आज उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उससे पहले जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये पहला पड़ाव आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे का प्रधानमंत्री का। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जब भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर काफ़ी देर तक खड़ी रही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच में पहुंचे तो ये उत्साह अपने आप में ही अलग बनता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया, और इसके साथ ही जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो पुष्प वर्षा करते हुए भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो वहाँ से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो ये रोड शो, और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के जो ऊंचा खंड है, वन्य जीव गलियारा, उसकी समीक्षा करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नजर आएंगे, और उसके बाद में जय माता काली मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे। तो आज का दिन अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण 3 राज्यों के लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि सीधे तौर पर भारत को और ज़्यादा कनेक्टेड और मजबूत भारत बन सके, जिसमें कई सारी पॉलिसीज़ और कई सारी जो योजनाएं हैं वो इसमें शामिल है। पीएम गति शक्ति की बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करें, या भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला प्रोग्राम हो, या फिर उड़ान स्कीम, इन सभी के जरिए सीधे तौर पर भारत को मजबूत कनेक्टिविटी दी जा रही है, कि जिससे कि लोग ज़्यादा कनेक्टेड हो, आसानी से इधर उधर आ जा सके। और ऐसे में यही कॉरिडोर भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिससे दिल्ली से देहरादून तक का जो सफ़र है वो 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे का। हालांकि इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसकी आधारशिला साल 2021 में दिसंबर में रखी गई थी, और अब ये प्रोजेक्ट, या यूँ कहें कि ये जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अपने आप में कई सारी इस कॉरिडोर की खासियत है, क्योंकि इसमें अगर सीधे तौर पर देखें तो वन्य जीव का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 12 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है उसमें वन्य जीव भी इसमें शामिल है, तो ऐसे में वन्य जीव को कोई परेशानी ना हो, और जो लोग जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनको भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनकी यात्रा और सुगम बन सके, उनके समय की बचत हो, फ्यूल की बचत हो, उनकी यात्रा और सुगम और सुविधादायक हो। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर के निर्माण में। और सहारनपुर के आसपास के जो इलाके हैं, बिहारीगढ़, मनोहरपुर, सुंदरपुर, गणेशपुर जैसे जो इलाके हैं, उनको पूरी तरह से इस वक्त तैयार किया गया है इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के इस वक्त। लेकिन फिर भी देखिए जो भारी भीड़ है वो सहारनपुर के आसपास जो ये नया एक्सप्रेसवे बना है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक झलक पाने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ इस कड़ी धूप में भी दिखाई दे रहे हैं। रोशन लाल जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं उत्तराखंड से आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास को लेकर के, विकास और वहाँ पर जो उसका असर पड़ता है, वहाँ की इकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस कॉरिडोर को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, जिसमें ख़ासतौर पर ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें, कुछ कुछ दिक्कतें ज़रूर आई भूमिगत अधिग्रहण को लेकर के। लेकिन क्या वाकई जो इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो इस एक्सप्रेसवे पे आपको किस तरह से दिखाई दिया? देखिए, जब भी विकास होगा तो इकोलॉजी का सवाल ज़रूर उठेगा, लेकिन जब विकास होता है तो इकोलॉजी से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ समझौता करना होता है, और दोनों का ऐसा संयोजन करना होता है कि विकास भी हो और हमारा इकोलॉजी भी बची रहे। जहाँ तक इस एक्सप्रेसवे की बात है, तो जो हमने खासकर जो सहारनपुर से लेकर राजा जी नेशनल पार्क से जो गुजरता है, जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना है, उसमें हमने देखा कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो नीचे राजा जी नेशनल पार्क का जो जंगल है वो ना कटे, और जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उसकी आवाजाही में दिक्कतें ना हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि चाहे वो रेलवे का वहाँ रेलवे हो या सड़क हो,
वो अक्सर टकरा जाते थे और ये खबरें आती थी कि वहाँ कुछ हाथी मर गए या कुछ जानवर मर गए, तो इस बात का ध्यान रखा गया। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि जब भी जहाँ भी हो, चाहे एक्सप्रेस वे बनेंगे तो खुदाई होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, पेड़ कटेंगे, तो उससे इकोलॉजी का ज़रूर संकट होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ समय बाद, उसका समय लगता है 5 साल 10 साल, तो फिर वो इकोलॉजी को रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर ये सवाल उठता है कि इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन वो रिकवर हो सकता है, उसके रेस्टोरेशन हो जाती है, कुछ समय ज़रूर लगता है। उत्तराखंड की जो बाकी जगह बातें, जैसे कि अभी ये जो खासकर ये हाईवे है, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के हिसाब से बना हुआ है और इसमें इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे 4 धाम यात्रा है वो सुगम हो और हमारी रणनीतिक तौर पर हमारी मजबूती हो, क्योंकि हमारे 4 धाम जो है वो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ इजीली हमारी सेना पहुँच सके और जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधाएं मिल सके, उन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और अभी जब ऋषिकेश से लेकर आगे देवप्रयाग जब रेलवे वहाँ तैयार हो जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, पर मुझे लगता है कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है कि आपको डेवलपमेंट करना होता है। आपके जब जैसे अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे, बार बार ये बात हम लोग भी कहते हैं कि पलायन हो रहा है, तो पलायन कब रुकेगा? जब डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग फिर वहाँ से शहरों की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है कि हाईवे जहाँ भी बढ़े, कनेक्टिविटी जहाँ भी हो, कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, तो फिर लोगों का पलायन रुकेगा। तो उस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इससे पलायन तो रुक ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम जब भी विकास की बात करते हैं तो वन्य जीव की बात भी सामने आती है और कई बार लोग बाग इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि विकास तो कर रहे हैं लेकिन वन्य जीवों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जंगलों को काट कर विकास हुआ है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है इसमें वन्य जीव का संरक्षण भी है, वन्य जीव का भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है और साथ ही विकास भी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ में बराबर लेके चलना, चुनौतियां भी कई सारी रही, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करके आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, अभी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों से जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जितने रेलवे के कॉरिडोर बन रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी वन्य जीव का आवागमन होता है, जहाँ नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है जी, उनके ऊपर से एलिवेटेड रोड जाए ताकि नीचे से वन्य जीवों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। अभी हमने दक्षिण में देखा था, हमने पूर्वोत्तर में भी देखा है, और ये जो अभी देहरादून एक्सप्रेसवे जो आज उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, इसका तो बहुत ही एक खूबसूरत एक उदाहरण है कि 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड बना है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया, जैसा भी जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट बता रहे थे कि उसमें बिजली का भी ध्यान रखा गया, लाइट का भी ध्यान रखा गया और उसमें साउंड का भी ध्यान रखा गया। लाइट का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद पहाड़ से आता हूँ और जब हम रात को बल्ब जलाते हैं बाहर, तो सुबह तक हम देखते हैं कि कई किलो उसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो गिरे होते हैं, तो फिर उन्हें सुबह साफ करना होता है। तो जब इंसेक्ट आता है बल्ब पर तो उसको खाने के लिए दूसरे जीव आते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि उस बिजली का, उस लाइट का ऐसा प्रभाव न हो कि इंसेक्ट उधर आए और जो आवागमन हो गाड़ियों का वो सुचारू रूप से हो सके, ऐसा ना हो कि उस पर एक्सीडेंट हो सके। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखें तो बहुत ही आधुनिक, जो आज का मॉडर्न जो युग में एक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए वो बना है, जिसमें सब बातों का ध्यान रखा गया है। आर्थिक कॉरिडोर का ध्यान रखा गया है कि कहाँ कहाँ अब इसमें औद्योगिक डेवलपमेंट होगा, उस बात का, वन्य जीवों का ध्यान रखा गया है। और खासकर जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सहारनपुर का जो लकड़ी मार्केट है, जो नक्काशी के लिए दुनिया भर में फेमस है, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसका सामान जो लिमिटेड दायरे में था अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे जो कागज उद्योग है, जो देहरादून के आसपास के जो स्थानीय कृषि उपज होते हैं, जो कि केवल वो देहरादून में या ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली तक ही आप आते हैं, वो भी देर से आते हैं। तो जब ये कॉरिडोर बनेगा तो वहाँ की ताज़ी सब्जियां भी आ सकती है, जो 2-2.5 घंटे में ताज़ी सब्जियां आपकी दिल्ली पहुँच सकती है, जो दिल्ली के लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ की जो सब्जियां, जिसके लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं कि हमें पहाड़ों की सब्जियां मिले, पहाड़ों की हमें अन्न मिले, तो मुझे लगता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उत्तराखंड के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कहें या फिर ऑर्गेनिक खेती जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन जो कृतिका बार बार कर रहे हैं कि वन्य जीवों का विशेष संरक्षण किया गया है, वो इस प्रोजेक्ट की शायद सबसे बड़ी खासियत है। और 20 किलोमीटर लंबे इस भूखंड में करीब करीब 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर हबीब,
ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि चूंकि इस पूरे कॉरिडोर को बनाते समय कहा जा रहा है कि जो शिवालिक पर्वतमाला है उसका प्लेन एरिया, जिसमें थोड़ा सा नदी का भी भूभाग था, पहाड़ का भी भूभाग था और जंगलों का, ये पूरा का पूरा जो एक मिक्सचर कहा जाए इकोलॉजी का, काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा इस पूरे प्रोजेक्ट को इन्वेसाइज करना, इस पूरे की प्लानिंग करना, और शायद इसीलिए थोड़ी सी देर भी हुई, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। ये जो ही ये शुरू हुआ, जो ही डिस्कशन शुरू हो गई, तो सबसे पहले लोग इसी डिस्कशन पे थे कि एक एग्जिस्टिंग रोड है उसको बड़ा करेंगे। लेकिन जब चूंकि आपने खुद ही कहा कि ये एक शिवालिक है, और शिवालिक एक बहुत अनस्टेबल माउंटेन है, अगर हम उस एग्जिस्टिंग रोड को बड़ा कर लेते तो हम उस अनस्टेबिलिटी को और बढ़ा देते, काफी ज्यादा पेड़ कट जाते और पहाड़ का जो माउंटेन का जो साइड है वो बहुत अनस्टेबल होगा। तो फिर NHI ने बहुत काफी IIT से मिलकर बहुत काफी सर्वेस कर दिए, और एक ये डिस्कशन हुआ था कि चूंकि उसको हम नदी के बीच में से लेके जा रहे हैं और कभी बारिश होने का चांस होता है, तो क्या हो सकता है कि कहीं सैलाब में आके ये कहीं हमारा ब्रिज ना उठ जाए। तो उसमें पूरा एनालिसिस किया गया है कि कितना रेनफॉल है, कितना मैक्सिमम रेनफॉल जा सकता है, कितना कैचमेंट है ऊपर, इसके ऊपर कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है। और बहुत जगह पे ये कोशिश की गई है कि ये जो ब्रिज बनाएंगे ये हम साइड साइड में लेके जाएंगे, ताकि अगर पूरा नदी जो है वो खाली रहेगा और साइड से हमारा ब्रिज हो, और जहाँ पे फिर एनिमल्स को क्रॉस करने का भी इजी हो जाए। तो ये सब चीजों को लेके प्लानिंग की गई है, और उस वजह से फिर ये स्ट्रक्चर हुआ। और सब लोग इस चीज को ध्यान देते हैं कि वाइल्ड लाइफ इजी नीचे से जाएगा। उसके बाद हमने लाइट का ख्याल रखा, साउंड का ख्याल रखा, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करेंगे, ऑन एन एवरेज छोटा गाड़ी जो है उसका करीबन 8 से 10 लीटर फ्यूल दिल्ली जाने के लिए बच जाएगा आज के दिन में। और अगर आप इस हाईवे पे देखेंगे करीबन 25,000 से 30,000 गाड़ियां दिन में जाती हैं, तो करीबन 1 लाख लीटर की पेट्रोल की बचत हो जाएगी डेली बेसिस पे। अब आप इसको एनवायरनमेंट के हिसाब से लिंक कर दीजिए कि कितना पोल्यूशन है। आपको पता है हमारा दिल्ली में विंटर्स में कितना चोक हो जाता है, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है। तो अगर आप उसका क्यूमुलेटिव एक इम्पैक्ट देखेंगे कि कितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम ये एक्सप्रेस हाईवे बनाने से ऑन एन एवरेज पर व्हीकल हम कम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप देखेंगे तो ये एक एनवायरमेंटल पैकेज है, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, जिसमें एनवायरमेंट है, जिसमें पोल्यूशन है, जिसमें विकास है और जिसमें इकोलॉजी है। उन सबको मिलके ये एक एग्जाम्पल है आज के दिन में हमारे देश में, जिसको हम कहेंगे कि जिसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये एग्जाम्पल तो है ही, और आगे आने वाले समय में हमें इस तरीके के एग्जाम्पल और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। और जैसा कि हमारे अभी इससे पहले अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया भी कि अभी फिलहाल 5 साल इसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा, और इसमें जो कमियां हैं उनमें और सुधार करके आगे और भी तैयारी के साथ और भी कॉरिडोर इसके ऐसे बनाए जाएंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रोशन लाल जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर तो है ही, कई सारे इसके अपने आप में फायदे भी हैं, लेकिन सरकार पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो इस पर खास तौर पर फोकस कर रही है कि सड़कों का पूरा जाल बिछे। कई सारे एक्सप्रेसवे इस कड़ी में हम देख चुके हैं, और कई सारे अभी भी पाइपलाइन में है, जिन पर काम लगातार जारी है। 2047 का हम सभी का लक्ष्य है कि हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र हो। इस विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए सड़कों का ये जाल कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, अगर आपको याद हो कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कॉरिडोर की गोल्डन कॉरिडोर की उन्होंने शुरुआत की थी, कॉरिडोर की शुरुआत की। हाँ, और उसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। वहाँ से शुरुआत हुई कि जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना डेवलपमेंट होगा, और वो बढ़ते बढ़ते इतना तेज़ी से बढ़ा कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी, और उसमें कहा कि हमारे देश में करीबन इस जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसे 51,000 हम अतिरिक्त नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और ये करीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब ये सोचिए कि जो बंदरगाह हैं उनको जोड़ना, जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनको जोड़ना, जहाँ हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जो हमारे औद्योगिक गलियारे हैं उनको जोड़ना, उन सब से आज हमने देखा कि जब एक ज़माने में हमारे 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनते थे, आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बन गया, 34 किलोमीटर प्रतिदिन हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं जी। और जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना जल्दी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो हमारे यहाँ सड़कें बन रही है, हमारे यहाँ रेलवे के कॉरिडोर बन रहे हैं,
और हमारे हवाई जहाज़ के आप देखे होंगे कि अब तो जहाँ 1-1 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो जितनी कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं कि अभी तक लगभग 24,000 किलोमीटर अतिरिक्त जो हाईवे वो बन चुके हैं और ये जो लक्ष्य है कि भारतमाला के तहत 51,000 अलग होंगे, तो ये कुल मिलाकर अभी तक 1,51,000 किलोमीटर जो हाईवे हैं वो बन चुके हैं। तो इतना बड़ा जाल भिज गया, तो इससे तो इकोनॉमी है आज हमारे पास देखिए कि पूरी दुनिया की जहाँ इकोनॉमी स्लो हो रही है आज भी हमारी जो जीडीपी है वो 7.5-8% के आसपास है। तो ये सब कनेक्टिविटी के कारण ही है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी की अगर हम अजय बात करें तो कनेक्टिविटी के जरिए कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का या किसी शहर का अगर विकास करना है तो सबसे पहले वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले रोड बनानी जरूरी है, और वही कहीं ना कहीं अजय नजर भी आता है। अब मुझे लगता है चूँकि आपने मुझसे सवाल किया तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं खुद लोनी के उस इलाके में रहता हूं जहां से दिल्ली या तो सेंट्रल दिल्ली आने के लिए पहले चूँकि जो पूरा का पूरा कारावालनगर और खजूरी का एलिवेटेड कॉरिडोर, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से जिस पर काम चल रहा था, चाहे वो नेशनल हाईवे जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, मेट्रो प्रोजेक्ट जा रही थी, और नीचे बहुत बड़ा वहाँ पर आपने सुना होगा कि जो फ्लाईओवर है उसको बनाए जाने का काम चल रहा था। उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या हुआ करती थी। बहुत सारे कई सारे पीक आवर्स में 2 से ढाई घंटे तक का भी वक्त लोगों को, आज आप देखते होंगे कुछ स्ट्रेच में शायद ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सप्रेसवे पे जिस तरह के लंबे जाम आपको दिखाई देते हैं रात में खासतौर पर, उस तरह के 1-2 घंटे के जाम कई सालों से, मतलब 8 से 10 साल का वक्त अगर आप पिछले देखें तो वहाँ पे जो लोग स्थानीय लोग हैं वो इस बात को आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन अगर आज आप देखें ये जो स्ट्रेच शुरू हुआ है, और चूँकि अक्षरधाम से ये जो बागपत का स्ट्रेच सबसे पहले शुरू हुआ ट्रायल के लिए, तो आप समझिए कि जो दूरी करीब 50 मिनट में तय की जाती थी, अब उसको केवल 20 मिनट से 25 मिनट में तय किया जाता है। और न केवल ये दिल्ली एनसीआर की बात है, थोड़ा सा आगे बढ़िए बागपत, उसके बाद शामली के बाद सहारनपुर, उसके बाद देहरादून, ये सारे के सारे जो ज़िले टच करते हैं अब दिल्ली पहुंचने के लिए केवल 1 से सवा घंटे का ही वक्त उनको लगेगा। और अमूमन आप कहीं भी आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय आपको पीक आवर में लग ही जाता है। तो अब लोगों को शायद दिल्ली रहने की ज़रूरत नहीं, कि बहुत सारे लोग जैसे मेरठ से कम्यूट कर रहे हैं, दिल्ली आकर के काम कर रहे हैं दिल्ली, उसी तरह से आपको बागपत से, शामली से भी लोग आते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है एक अच्छी बात यह होगी कि देहरादून में जो प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है, अगर उनको दिल्ली में जो प्रशासन है उसके साथ बातचीत करनी है तो उनके लिए भी 2-2.5 घंटे का सफ़र बहुत लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर के आराम से उत्तराखंड भवन में या फिर यहाँ पर जो मंत्रालय हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और 6 घंटे के बजाय वो और भी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अजय, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव हमें देखने को इसके ज़रिए मिल रहा है, क्योंकि जब एक साथ एक ही कड़ी में और समय जब बचेगा, फ्यूल भी बचेगा, तो सीधे तौर पर हर किसी को इससे फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और आगे भविष्य में इसके और कई सारे जो प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। लगातार जो हमारे गेस्ट है दोनों वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन इसी बीच खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सहारनपुर में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। दिल्ली देहरादून कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होनी है, और उससे थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो एलिवेटेड जो ग्रीन फील्ड कहें एलिवेटेड कॉरिडोर है उसका प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। हमारे साथ रोशन लाल गौर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हबीब जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, वो हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है।
बिल्कुल। और सीधे तौर पर बिलाल हबीब जी आपके पास में आना चाहेंगे, अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें तो वन्य जीव को लेकर अभी फिलहाल 5 साल के लिए इसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा, आगे और किस तरीके की प्लानिंग हमें नजर आ सकती है इन फ्यूचर में? देखिए मैम, ये जो स्ट्रक्चर बना है वाइल्ड लाइफ का, हम लोगों ने जब हमारे देश में आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर का पेंच नागपुर के पास बना था करीबन 2014 में 15 में उसका शुरुआत हुआ था और 2018-19 में वो तैयार हुआ था। आज करीबन 10 साल हो गए और उस टाइम वो हमारे देश का पहला वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन स्ट्रक्चर। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे दुनिया के 10 बड़े वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर्स हमारे ही देश में। तो इससे ये सामने आ रहा है कि हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, किस हिसाब से हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको लेके चल रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है देहरादून में जिसका आज इनॉग्रल हो रहा है, ये दुनिया का सबसे, एशिया का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। बिल्कुल। तो और इस स्ट्रक्चर में और चीजों को लाइक साउंड, लाइट, बाकी सब चीजों को सामने लाया गया है। तो उससे एक ये एग्जाम्पल है कि आने वाले दिनों में जब भी हम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वो कैनाल हो, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन है, सो हमारी कंट्री पूरा इन सब चीजों का ध्यान रखने वाली है। और जब भी कोई सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसमें से जो भी मिटिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। हम इस मिटिगेशन को पैसों के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम इस मिटिगेशन को देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आज हमारे देश ने ये पहल की है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे आगे आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि जो भी कोई हमारा रोड या कोई लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से चला जाएगा, उसमें इसी तरह का ख्याल रखा जाएगा। ये एक बहुत क्या बोलेंगे उसको, एक बहुत अच्छी सोच है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और हमारी कंट्री की कंजर्वेशन के लिए, और हमारी कंट्री का जो हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए। डॉक्टर हबीब, जो उत्तराखंड का ही जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था इससे पहले का, जो चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर है जो राजाजी नेशनल पार्क को 2 हिस्सों को जोड़ता भी है, उससे इस प्रोजेक्ट को आप कैसे कंपेयर करते हैं और क्या कुछ सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस हैं दोनों में? क्या कुछ हमने सीखा पहले प्रोजेक्ट से? आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अगर आप देखेंगे कि वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था 300 मीटर का, 200 मीटर का, 250 मीटर का, वो स्ट्रक्चर बनने में करीबन 8 से 10 साल लगे। बहुत सारी अड़चने हुई, कभी लैंड प्रॉब्लम, कभी कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम। वो सब एग्जाम्पलों को सीख के हम लोगों ने ये किया कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और ये रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ, जिससे लोगों को भी फायदा हुआ और वाइल्ड लाइफ को भी फायदा हुआ। जितने डिलेज हो जाते हैं, जितने हैं, तो वाइल्ड लाइफ को और अड़चन हो जाता है। तो उन सब मिस्टेक्स, उन सब अंडरस्टैंडिंग को लेके हम उस नतीजे पे आए कि हमको ये जो स्ट्रक्चर करना है कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे हाथी क्रॉस करता है, वो सब एक्सपीरियंसेस को करीबन हमारे कंट्री में अभी तक करीबन 64 रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मिटिगेशन किए गए हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। तो वो सब अंडरस्टैंडिंग, वो सब लर्निंग्स को लेके आया है ताकि हम लोग इस स्ट्रक्चर को एक रिकॉर्ड टाइम में बना दिया है। तो कैसे वो प्लानिंग की गई है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऊपर वाले पिलर्स के ऊपर जो लगता है लोहे का, वो ऑफ साइड कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन, उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन टाइम रिड्यूस हुआ। अब उसमें एक ये लिमिटेशन है कि वो 24 से 28 मीटर का हो सकता है, तो 28 मीटर के बीच में पिलर्स बनाए गए। तो ये सब चीजों का ध्यान दिया गया है। ऑब्जेक्टिव था कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर है और जो रिकॉर्ड टाइम में बने, और जब ऑन साइट कंस्ट्रक्शन हो वो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का टाइम भी कम हो, वहां पे लोकल लेवल पे भी वाइल्ड लाइफ का जो डिस्टर्बेंस हो वो कम है। तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन से लेके इसके एंड तक वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखा गया। सो ये सारी लर्निंग जो थी हम लोगों के पास, उसको यूज करके इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया गया।
बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इसमें, और इसके साथ ही 10 इंटरचेंज भी इसमें बनाए गए हैं। रोशन लाल जी, अगर हम देखें तो इसमें 10 इंटरचेंज का मतलब यानी कि बीच में से जो लोग बीच बीच में जो शहर पड़ रहे हैं वो भी इस पर आराम से इसका सहूलियत है और वो भी इसका सहारा लेते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि एक साथ में 3 राज्य और उनके जो छोटे छोटे शहर हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। ओडीओपी की हम बात कर रहे हैं, उससे भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही जो पलायन है वो भी रुकता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए जब ये इंटर एक्सचेंज इसलिए भी बनते हैं कि ताकि आप इजीली इस हाईवे पर चढ़ सको और जहां आपका गंतव्य स्थान आता है वहां से आप उतर सको। क्योंकि अगर आप सीधे दिल्ली से अगर देहरादून तक ही आप एक ही रोड बनाओगे तो फिर जो आसपास के शहर है वो फिर विकास की जो एक रास्ता खुल रहा है वो फिर आप वो लोग इससे वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए इंटर एक्सचेंज वो काम आते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो आप यहाँ से लोनी से शुरू कीजिए, जो दिल्ली का क्षेत्र है उसमें तो डेवलपमेंट है ही या उसमें ओवर क्राउडेड है, लेकिन आप लोनी चले जाएँ, लोनी के आसपास काफ़ी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उन लोगों के लिए आने जाने की सुविधा होगी, तो इसलिए उनके लिए भी आवाजाही के साधन होना चाहिए, वो हाईवे पर चढ़ सके और जहां उनको उतरना है वहां उतर सके। फिर वो बागपत आएगा, फिर सहारनपुर आएगा और फिर उसके बाद देहरादून से पहले भी गणेशपुर जो है वहां आएगा। तो उन लोगों को अब इस हाईवे से क्या हुआ कि उसके आसपास के जितने जो छोटे शहर हैं, जो कस्बा टाइप है, वहाँ भी इसका डेवलपमेंट पहुँचेगा क्योंकि आवाजाही इसकी आसानी हो जाएगी। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जो अभी आप बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो पलायन रुकेगा, इससे एक तो जो मसूरी लोग जाते हैं या चार धाम लोग जाते हैं, अभी लोग आराम करके जाते थे, अभी आप देखिए कि यहाँ से लोग जाएंगे और सेम डे वापस भी लौट सकते हैं अगर आपको मसूरी जाना हो या आपको मसूरी के आसपास का जो एरिया वहाँ आना हो। दूसरा जो रास्ता है जो मेरठ होते हुए कोटद्वार जाता है, वो अगर आप लहसुन जाएँ तो वो भी आप एक दिन में आ जा सकते हैं। दूसरी तरफ आप हल्द्वानी अगर जाएँ तो ये 3 रास्ते हैं जो 3 रास्तों से उत्तराखंड के लोगों के लिए आना जाने की सुविधा और उनका जो पलायन का जो है एक समस्या है वो रुक सकता है, क्योंकि लोगों की आना जाना एक तो आसान होगा और लोगों को डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचेगा। फिर हमने एक चीज़ और देखी है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव में सड़कें गई हैं तो 2 तरह का पलायन हुआ। एक पलायन तो हुआ कि जो पढ़ने लिखने के लिए शहरों की तरफ आए, एक पलायन हुआ जो गाँव से अपने ही सड़क के आसपास से लोग आ गए, तो वहाँ छोटे छोटे टाउन बन गए और वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। यानी लोगों ने शहर आने की जगह नौकरी के लिए अपने ही आसपास उन्होंने किसी ने मोटल खोले, किसी ने होम स्टे खोल लिया या छोटे छोटे मार्केट वहाँ डेवलपमेंट हो गए। तो अब जहाँ एक्सप्रेस वे जाता है उससे तो बड़ा डेवलपमेंट होता है, जहाँ छोटे ग्रामीण सड़क बनते हैं वहाँ छोटे डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर डेवलपमेंट होते हैं। डॉक्टर अभी अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हमने देखा आसाम के अभयारण्य का भी हम लोगों ने संरक्षण करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखते हैं और फिर नीचे अगर साउथ में जाएं तो केरल में जो हमारे अभयारण्य है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के नेशनल हाईवेज को कोएग्जिस्ट करने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा सा हमें पूरे भारत के सफ़र पर लेके जाएं, आसाम, केरल, मध्य प्रदेश और फिर ये उत्तराखंड, और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि कैसे हम लोगों ने कोशिश किया है वाइल्ड लाइफ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोएग्जिस्ट करने की, अब विकास के साथ विरासत को संभालने की। ये शुरुआत हुई है NH7 जो आज की डेट में NH44 है, नागपुर के पास है, सिवनी का जंगल है, वहाँ से शुरू होगा। तो वहाँ सबसे पहले हमने 9 स्ट्रक्चर्स बनाए। जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पे है वो 750 मीटर का है। उसके बाद उसी हाईवे को एक्सटेंड किया गया है MP की तरफ, जहाँ पे हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है और कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ मिलता है। वहाँ पे एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो उस टाइम बनाया गया है वो करीबन 1.2 किलोमीटर का। उसके बाद हमारे जो राजा जी जिस पे आपने चिल्लावाला की जिसकी जिक्र किया आपने, चिल्लावाला स्ट्रक्चर बना जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, बट जो ही सरकार बदल गई तो वो स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट हो गए और वो तीनों स्ट्रक्चर फंक्शनल हो गए। उसके बाद हम लोगों ने, मैं खाली रोड की तरफ नहीं, मैं आपको रेलवे की तरफ भी लेके जाऊंगा। एक असम में एक दीपोर बील है जहाँ पे हाथी पानी पीने के लिए आए हैं, वहाँ पे करीबन 4 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर रेलवे वाले कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो गए। फिर काजीरंगा का है, वहाँ पे हमने करीबन 1-1.5 साल रिसर्च किया है और वहाँ पे 37 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर अप्रूव हो चुका है और उसकी प्लानिंग चल रही है, वो कॉरिडोर भी बनेगा। फिर आप साउथ की तरफ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। आप रणथंबोर की तरफ जाएंगे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, उस पर भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने हैं। करीबन अगर आप हमारी कंट्री में देखेंगे छोटे छोटे से बड़े बड़े हाईवेज, NH6 पे स्ट्रक्चर्स बने हैं,
महाराष्ट्र में बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जो स्टेट PWD के अंदर में है, उन पे भी स्ट्रक्चर्स बने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के अंदर में 100 साल के बाद, 100 साल पहले हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन ली एक रोड बनाने के लिए, और 100 साल के बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो जमीन वापस दे दी, क्योंकि हमने वहां पे भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर सरकार ने बना दिया है, जिससे दो जंगल के जो 2 हिस्से हुए थे 100 साल पहले, वो वो 2 हिस्से आज फिर से मिल गए हैं। जैसे आप इस देहरादून की बात करेंगे, हमारे पास सहारनपुर का जंगल है, कलेसर का जंगल है, हिमाचल प्रदेश का जंगल है। वो जंगल पूरा जो राजा जी से अलग हुआ था रोड की वजह से। रोड क्या, इनफैक्ट ट्रैफिक की वजह से। जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो जानवर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो करीबन 40-50 साल के बाद आज जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो साइड में जो ट्रीज थे, वो ट्रीज कन्वर्ट आज की डेट में जंगल में हुए हैं। तो बहुत एक अच्छी पहल चल रही है हमारे कंट्री में मिटिगेशन मेजर्स की। ये खाली रोड्स पे नहीं है, ये रोड पे है, रेलवे लाइन पे है, कैनाल पे है, ट्रांसमिशन लाइंस पे है, जहाँ कहीं कहीं वाइल्ड लाइफ को कोई इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में भी आज हमारे देश में सोचा जा रहा है कि कैसे हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, जो एक विकसित भारत के लिए ज़रूरी है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए कैसे इफेक्टिव हो, जिससे वाइल्ड लाइफ का ज़्यादा नुकसान नहीं है। वो आजकल एक प्राइम इनिशिएटिव है प्रेजेंट गवर्नमेंट का। बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर हमारे जब जंगल बचेंगे तो जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बारिश इन दिनों हम देखते हैं कि इधर उधर और टाइम बे टाइम बारिश होती है, कहीं ना कहीं इसका असर अब इसको लेकर के भी सरकार लगातार फोकस कर रही है कि जंगलों को भी बचाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, विकास भी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे और जो हमारा लक्ष्य है वो भी हम जल्दी हासिल करें। हमारे साथ में प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सीधे तौर पर ये कॉरिडोर के जरिए कई सारी खासियत तो इसमें है ही, और काफी तौर पर अगर हम देखें तो ये फायदा भी हम सभी को पहुंचाएगा, हर एक वर्ग के लोगों को इससे फायदा होगा, फिर चाहे वो प्रशासनिक लोग हों या फिर जो आम लोग हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं देहरादून में या जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, वो आराम से दिल्ली आ सकते हैं। जो उनका सामान है वो जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच सकता है, दिल्ली से जो सामान है वो वहां पर पहुंच सकता है। तो इकोनॉमिक के जरिए अगर हम देखें तो कितना हेल्पफुल है ये कॉरिडोर? देखिए, जब भी कॉरिडोर बनता है, ये खास तौर पर ये कोई सामान्य एक्सप्रेस वे नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इकोनॉमिक कॉरिडोर में जैसे कि पहले भी जिक्र आया कि हमारे जितने भी शहर हैं, छोटे टाउन्स हैं यूपी के और उत्तराखंड के, इन सब में तरह तरह की सामान बनता है। बड़ी समस्या इन सामानों की, लघु कुटीर उद्योगों की, जिसकी अजय जी बात कर रहे थे जी, उसका सबसे बड़ी जो समस्या होती है उसकी मार्केटिंग की होती है। बिल्कुल, उसकी मांग बहुत है, लेकिन वो सामान सही जगह पर पहुंच जाए, उसकी मार्केटिंग ठीक प्रकार से हो जाए। मैं तो चाहूँगा और मैं सरकार से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन कॉरिडोर्स के साथ साथ वहाँ पर उनकी मार्केटिंग की भी अगर साथ साथ में व्यवस्था होती है, जैसे कि वहाँ अभी तो रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हैं, लेकिन अगर उसके साथ ही साथ अगर वहाँ के साजो सामान, अगर सहारनपुर के पास से निकल रहे हैं तो वहाँ का, अगर दूसरे किसी शहर के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ के सामान वहाँ पर एक एग्जिबिट हो जाए और वहाँ सेल की व्यवस्था हो, तो उससे उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे देश भर में वो सामान जा सकेगा, क्योंकि वहाँ उसकी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो इस दृष्टि से रोजगार देखिए उद्योगों से ही मिलता है। कृषि का साजो सामान तो किसी न किसी तरीके से पहुंचाना ही पड़ता है, पहुंच जाता है, लेकिन जो उद्योग हैं, उद्योगों के माध्यम से ज़्यादा रोजगार निर्माण होता है और ख़ासतौर पे जो लघु कुटीर उद्योग है उससे और ज़्यादा निर्माण होता है। वैसे देखने में आया कि सेवा क्षेत्र से और उद्योग, इनके बीच में 6 गुना का अंतर होता है रोजगार सृजन की दृष्टि से। तो ऐसे में आज इस समय देश में ज़रूरत है रोजगार सृजन की, और ख़ासतौर पर महिला शक्ति की जो इस्तेमाल है उसका भी तभी संभव है जब उसको उसके घर के आसपास रोजगार मिले। अदरवाइज महिलाओं का श्रम में भागीदारी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में उनके घर के आसपास उनको रोजगार मिले और वहाँ रोजगार से के माध्यम से, वहाँ उद्योगों के विकास के माध्यम से यदि हम उनके जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, उनकी आय बढ़ा सकते हैं, तो एक क्योंकि देखिए
कि जब भी अगर देश को विकसित बनना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो केवल शहरों में जीडीपी बढ़ा करके होने वाला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कोई हम 13, 14, 15 मेट्रो सिटीज़ बना दें और उसमें सब उत्पादन और उसमें आमदनी बढ़े, उससे नहीं होने वाला है। देश के हर क्षेत्र में, हर जिले का विकास करना जरूरी है, और उन जिलों के विकास की दृष्टि से खास तौर पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं इस कॉरिडोर में जी। उन एग्जिट पॉइंट्स का मतलब यही है कि हर जिले में, हर छोटे उसमें टाउन में वो जाकर के रोड खुलती है, और वो रोड खुलने का मतलब है वहाँ के लिए रोजगार के ज़्यादा अवसर खुलते हैं, वहाँ के विकास के लिए अवसर खुलते हैं, वहाँ के जो वेलबींग के लिए जो रास्ते खुलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और ये कॉरिडोर के माध्यम से, और क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिविटी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, और वो कनेक्टिविटी अगर ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा किफ़ायती हो, कम समय लगता हो, तो जैसे कि पहले भी ये विषय आया है, इन जिलों से, इन छोटे टाउन से, इन गाँवों से जो पलायन है वो रुके। और मैं समझता हूँ कि देश में एक नए प्रकार के विकास की अब लहर चल पड़ी है कि बड़े बड़े शहरों को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ही केवल विकसित करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली भी योजना है, और जो दूसरी प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, हमें तो ये देखना पड़ेगा कि 10, 20, 50 गाँवों का एक क्लस्टर हो, उस क्लस्टर को हम आत्मनिर्भर बनाएं, वहाँ कम से कम सामान बाहर से आए, अपने ही यहाँ बना हुआ सामान, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान दुनिया के दूसरे जगह पर बेच सकें, अपने देश में बेच सकें। ये सब संभव है। अब आप ये देखिए कि एक मुरादाबाद एक छोटा सा शहर है, वहाँ से कम 20,000 करोड़ रुपए का सामान विदेशों में जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास एक विदेशी मुद्रा आती है। कुल मिलाकर के हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आज इस समय लगभग 60,000 करोड़ रुपए के हैंडीक्राफ्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के कॉरिडोर्स के माध्यम से, इस प्रकार की कनेक्टिविटी के माध्यम से हम इस प्रकार के जो हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर में बहुत मांग है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की, हम ही सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये जरूरी है। डॉक्टर महाजन, अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करें इस बहस को, और जिस तरह से आपने कहा कि एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर में बदलने की जिम्मेदारी, रोशनलाल जी शायद आप भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, तो वो कौन से इकोसिस्टम हम तैयार करें? क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम कंपैरिजन करें उत्तर प्रदेश का गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ में, तो बहुत अंतर है। हमारे पास यमुना एक्सप्रेस वे पहले से ही है, लेकिन उस तरह का विकास नहीं दिखता है जिस तरह से आप बड़ौदा और सूरत के बीच में जो पहला नेशनल हाईवे बना था, नेशनल एक्सप्रेस वे बना था, वहाँ पर आप देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे सूरत से आप सीधे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बॉम्बे के बाद सीधे आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर ले जाते थे। कैसे हम फॉरवर्ड लिंकेजेस को बनाएं, और इसमें राज्य सरकारें क्या कर सकती है? रोशनलाल जी शायद आप शुरू करें, उसके बाद फिर अश्विनी जी इस पर कमेंट करेंगे। देखिए, जब नेशनल हाईवे बनता है तो जैसे आपने कहा कि राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके पास जो लैंड है उसके आसपास वहाँ वो कॉरिडोर डेवलप करे। हम दो उदाहरण में आपको बताता हूँ। एक तो जब भी बुंदेलखंड कॉरिडोर बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तो उसके पास डिफेंस कॉरिडोर बना है। तो उस डिफेंस कॉरिडोर बनने से नेशनल और इंटरनेशनल वो जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वहाँ आ रही हैं अपने डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल सही। दूसरा हमने देखा कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके कारण जो यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास जो फिल्म सिटी और तमाम वो कॉरिडोर बन रहे हैं, तो वो जब राज्य सरकार ने एक अपनी योजना लेके आई, वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई, तो वहाँ कॉरिडोर डेवलप हो गया। इसी तरह से अगर हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो वहाँ राज्य सरकार ने कहीं कहीं पर कॉरिडोर बनाने की बात कही है, औद्योगिक कॉरिडोर। और राज्य सरकार को जो निजी क्षेत्र है उसको प्रमोट करना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए कि ज़मीन हम देंगे, ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे, आप यहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ें लगाओ। जैसे कि उत्तराखंड में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां ज़्यादा आ सकती हैं, अभी हरिद्वार में भी हैं, वहाँ आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली, क्योंकि वहाँ पर्यावरण को लेकर बड़े एक चिंता रहती है, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। तो आप ऐसे उद्योगों को प्रमोट कर सकते हैं जो प्रदूषण ना फैलाएं। तो ये राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी हो जाती है, और स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब हाईवे के आसपास उनके पास ज़मीन है तो उसको वो डेवलप करें और वहाँ लोगों को रोजगार दें। और मुझे लगता है ये धीरे धीरे होता भी है। अश्विनी जी, किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही सरकारों को, या तीनों ही सरकारों को आप कह पाएं, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड,
कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और एक होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच जो हम देखते आए हैं कि इस सरकार में हमें देखने को मिला है, और इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में भी हमें होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच दिखाई दिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ में हैं। राज्यों की भूमिका देखिए, अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है पूर्व की भांति नहीं है। अभी हम गति शक्ति योजना के तहत करते हैं, यानी विभिन्न विभागों के आपस में कोऑर्डिनेशन के माध्यम से बिजली विभाग है, जल विभाग है, तमाम प्रकार के दूसरे विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये बनता है। और मैं आज मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि वन्य जीवन के को भी करने के लिए, हम सुरक्षित करने के लिए हम उन एक्सपर्ट्स को भी साथ लेकर के चलते हैं। ये गति शक्ति योजना है और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल उद्योगों के विकास का विषय ही नहीं है। वास्तव में देश में पर्यटन के विकास के लिए जैसे पहले बात आई है, और ख़ास तौर पर हम धार्मिक पर्यटन कर सकते हैं। आज इस समय देश में जो टोटल पर्यटन है वो उसका 60% के लगभग धार्मिक पर्यटन है। इसके साथ ही साथ यदि हम पर्यटन को दूसरे और दिशा की तरफ लेकर के जाएं, मैं पीछे एक बार अफ्रीका में गया था, तो वहाँ सफारी अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ पर भी इस प्रकार की वाइल्ड लाइफ सफारी योजना बना सकते हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें, चाहे कम संख्या में भी जाएं, तो भी उससे एक बहुत बड़ा लाभ पर्यटन को हो सकता है। और हमारे देश में जितना पर्यटन से लाभ हो सकता है, जितनी हमारे यहाँ वैरायटी है, जितने प्रकार की हमारे यहाँ विविधताएं हैं, वो सब इन कॉरिडोर्स के माध्यम से, ये तो एक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में इतने कॉरिडोर्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास से होकर के निकलते हैं, कहीं एलिवेटेड रोड्स हैं। ये सारी मिलाकर के यदि हम वाइल्ड लाइफ के लिए भी पर्यटन का केंद्र बना सकें, तो केवल उद्योगों का साजो सामान ही पहुँचे ऐसा ही नहीं है। इसके साथ ही साथ दूसरे प्रकार के पर्यटन हम वाइल्ड लाइफ के लिए भी, और धार्मिक पर्यटन भी, और पहाड़ों पर वैसे पर्यटन को भी हम आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कहना चाहूँगा कि उसके लिए राज्य सरकारों को और वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये काम तो, ये चूँकि हाईवे तो भारत सरकार ने बनाया है तो हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है। नहीं, राज्य सरकारें यदि केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजती हैं कि अगर इस हाईवे में इतनी अगर थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए, तो इसका लाभ हो सकता है। जितने एग्जिट्स हैं उनका भी पूरी तरह से लाभ उठाने की कोशिश होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे विकास के केंद्र हैं, जितने भी कॉरिडोर्स बने हैं, जो जैसे एग्जाम्पल के नाते आप यहाँ बात आई कि कैसे ये कॉरिडोर्स बनने के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अब आप ये देखिए कि डिफेंस के क्षेत्र में कोई ज़माना था ऐसा मानते थे कि हम डिफेंस गुड्स बना ही नहीं सकते। इस साल 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, और अपने किस प्रकार से हमने डिफेंस गुड्स बना करके ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं। चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, सब प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कॉरिडोर्स हैं ये विकास के केंद्र हैं, विकास के लिए बहुत ज़रूरी शर्त है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो तो वो भारत में हो रहा है। बिल्कुल, और भारत इसमें लगातार आगे भी काम कर रहा है। आपके पास में वापस आएंगे, मेहमान है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त देहरादून का भी, जहां पर वन्य जीव संरक्षण की तस्वीरें इस समय सामने आई हैं।